स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। China loves Northeast India, especially Arunachal Pradesh. You tell me, do you agree or not? क्योंकि इस रीजन में चाइना की गतिविधियां हाल फिलहाल में दिखती रहती हैं, पर जापान को भारत के नॉर्थ ईस्ट से इतना लगाव क्यों है? मैं उसी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात कर रहा हूं जहां पर एक दिशा में जाते जाते हम भारत की सीमा का अंत देखते हैं, बट इस एंड ऑफ इंडिया को इंडिया जापान कनेक्टिविटी का गेटवे बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जापान और चाइना की राइवलरी वापस उमड़ कर आ रही है, जिसमें जापान नॉर्थ ईस्ट इंडिया को चाइनीज काउंटर के रूप में तैयार कर रहा है। अब इस संदर्भ में ऑपरेशन किजुना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम डिटेल में समझेंगे और इन सभी कड़ियों को अलग अलग नहीं एक साथ जोड़कर समझेंगे। और स्पेशली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस और जनरल स्टडीज पेपर 3 जिसमें हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, जिसमें हम पेपर 1 में ज्योग्राफी की बात करेंगे, इन सब को जोड़कर जब हम समझते हैं तभी हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज के पेपर के लिए तैयार हो पाते हैं, क्योंकि इन सब चीजों को अब यूपीएससी अलग अलग नहीं एक साथ पूछने लग गया है। स्पेशली जब आपके वो अच्छे खासे प्रीलिम्स में एमसीक्यूज तैयार किए जाते हैं, और उसी के लिए जब हम तैयारी करा रहे हैं आपकी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रोग्राम में, आपको 75 से ज्यादा प्रीलिम्स के टेस्ट, उसका इवैल्यूएशन और मेंटर आपको हेल्प मिलती है। इसमें 1:1 मेंटरशिप का फायदा बहुत रहता है, क्योंकि बहुत बार हम क्लास में कुछ चीजों से कनेक्ट नहीं कर पाते, जिसके लिए शायद हम हिचकते हैं। अगर आप डायरेक्टली फैकल्टी से कनेक्ट कर लेंगे, डाउट क्लियर हो जाएगा, बट अगर वो वहां पर अटक गया, फिर भी एक आपके पास हेल्प अवेलेबल है मेंटरशिप के फॉर्म में। और जितने बच्चे हमारे साथ जुड़कर प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, उन सब के लिए स्टडी IQ की फाउंडेशन बैच की पूरी फीस रिफंड हो जाती है, और मेंस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करवाया जाता है, जिसके लिए आप इस नंबर पर, नीचे आ रहे नंबर पर डायल करके समझ सकते हैं। और कुछ भी आपको जानना है तो आप KAIRNZ टेलीग्राम ID पर मुझसे भी पूछ सकते हैं। अब आप कोई भी कोर्स को एनरोल करते हैं, उस पर मिनिमम जो प्राइस है आपको KJ लाइव डिस्काउंट कोड पर अवेलेबल रहेगा। शुरुआत करते हैं, वाई जापान लव्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया हाल फिलहाल में वो कड़ी बन गई है जो इंडिया और जापान की विजन्स को जोड़ती है। इंडिया की विजन है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, स्पेशली जब ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की तरफ देखते हैं, और जापान की इस कलेक्टिव रीजन के लिए, खासकर आसियान, भारत, इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी, इन सब के लिए पॉलिसी है फ्री, ओपन, इंक्लूसिव पैसिफिक ओशन। अब इन दोनों चीजों को कड़ियां जो हैं, इनके बीच में चाइना आ जाता है, बट इन दोनों को जोड़ने का अब एक रास्ता नॉर्थ ईस्ट इंडिया दिख रहा है, जिसके लिए जापान आगे आ रहा है। अब ये देखिए, ये वही रीजन है जहां पर जापानीज जो सोल्जर्स हैं, जापानीज आर्मी के पुराने एंशिएंट टाइज रहे हैं ब्रिटिश इंडिया के टाइम के, क्योंकि यहीं पर बैटल्स ऑफ कोहिमा और इम्फॉल लड़ी गई थी, जहां पर एक तरफ ब्रिटिश आर्मी थी, दूसरी तरफ जापान आर्मी, साथ में इंडियन आर्मी के सोल्जर्स भी थे। इन दोनों ने एक साथ बैटल्स लड़ी थी, और जापान के लगभग 50,000 से ज्यादा जवान यहां पर शहीद हो गए थे। अब इस मेमोरी को लेकर एक चीज जरूर बता दूं, ये इकलौता बैटल ग्राउंड है जहां पर जापान और भारत की आर्मीज ने एक साथ लड़ाई की है, तो उनके दोनों आर्मीज के लिए ये स्पेशल स्वीट स्पॉट है। तो इसको लेकर वो ओल्ड मेमोरीज जो हैं, जो एक ब्रदरहुड के साथ साथ लड़े थे, वो यहां पर जरूर दिखती हैं। और इतना ही नहीं, इनफैक्ट हम जरूर जानते हैं कि जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पीस को चुना है, तो इम्फॉल पीस म्यूजियम, जिसकी आज से 6-7 साल पहले नींव रखी गई थी, इसको जापानीज कंपनीज, खासकर जब हम देखें निप्पॉन और सासाकुवा, इन्हीं ने यहां पर इसको फंड भी किया है, जिसके आप चित्र देख सकते हैं। अब जापान को हम एक बुद्धिज्म डोमिनेटेड या बुद्धिज्म फॉलोइंग रिलीजन के रूप में जानते हैं, जिसमें ज्यादातर लोग बुद्धिस्ट हैं वहां पर, तो इसकी भी नींव भारत से ही रखी गई है, क्योंकि आपको पता है कि बुद्धिज्म की जो सीट है वो शुरुआत ही भारत से हुई है। तो भारत से जब सदियों पहले बुद्धिज्म ट्रेवल किया जापान की तरफ, तो इस बात को लेकर हमारे यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1916 में अपनी जापानीज विजिट में भी इस बात को वापस दोहराया था, और उधर से भी जवाब आया था। जो हम बात करते हैं उकाकोरा काकुजू, उन्होंने भी इस बात के लिए आग्रह किया था कि हमारे भारत के साथ जो टाइज हैं वो कभी भी कमजोर नहीं पड़ने चाहिए। अब इसमें एक चीज देखिए, आज ये तो बात हुई हिस्ट्री की, किस तरीके से जापान और नॉर्थ इंडिया के बीच में वो कनेक्टिविटी, वो एक यादें जुड़ी हैं। बट आज क्या है,
सभी जानते हैं जापानीज ब्लॉसम फेस्टिवल को बहुत लोग देखने जाते हैं, ऐसे कुछ चित्र आपको दिखेंगे, बट ऐसे ही चित्र आपको शिलोंग ब्लॉसम फेस्टिवल में भी मिलते हैं। तो ना सिर्फ कल्चरली, ज्योग्राफिकली भी बहुत सारी चीजें मैच कर जाती हैं। और जापानीज कुजीन, खासकर रामेन की बात करें, जो मॉडर्न कुजीन है, आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, कैफेज पर खाने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ जो वहां पे ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स है, खासकर में समुराई, जिसका कार्टून भी आता था, ये मार्शल आर्ट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफी प्रेवलेंट है। तो एक एक कड़ी जुड़ी है जापान के साथ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया की। अब इसी को कैपिटलाइज करते हुए हम देखते हैं ऑपरेशन किजुना। किजुना का मतलब होता है बॉन्ड या टाइज। तो अभी हाल फिलहाल में फरवरी 2026 में जापान इंडिया की 6th इंटेलेक्चुअल मीटिंग हुई थी, जिसमें जापान ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने वाले हैं, उसको लेकर नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की उन्होंने स्थापना करने की बात की है। अब यहां पर देखें, ये जो मीटिंग हुई है, दिस इज अ हाई लेवल मीटिंग बिटवीन द टू कंट्रीज जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हुई। और ये शिलोंग मीटिंग के बाद एक चीज दिखी है कि जापान की जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया को लेकर विजन है, वो 3 पिलर्स पर टिकी है। एक, कि पूरा का पूरा रीजन जो इंडिपेंडेंटली बे ऑफ बंगाल से नहीं जुड़ा हुआ है, उसको कैसे जोड़ा जा सकता है। दूसरी बात, इस रीजन, क्योंकि इसकी जो टोपोग्राफी है, इसकी ज्योग्राफी आसान नहीं है, यहां पर किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन या मैन्युफैक्चरिंग को उजागर किया जा सकता है। भारत सरकार अपने एफर्ट्स कर रही है, बट इसमें जापान का कैसे रूल निकल कर आ सकता है। और तीसरी बात, खासकर हम जब पीपल टू पीपल टाइज की बात करते हैं, कि कैसे जापान के लोग और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया के लोगों के बीच में उन कॉन्टैक्ट्स को और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है। अब यहां पर देखिए, इस हाई लेवल मीटिंग के बाद इतना जरूर दिख गया कि 1 लाख करोड़ की जो जापान की भारत को लेकर इन्वेस्टमेंट है, उसमें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। इट इज द हार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ जापान इनटू इंडिया। अब यहां पर मैं कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करूंगा, स्पेशली जो कजूना के अंडर देखा गया है, वो है पहली बात, असम को एक सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग फैसिलिटी के रूप में तैयार करना, जिसके लिए जापान की खुद फर्म तोहो कोकी यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसी के साथ इन्होंने IIT गुवाहाटी, क्योंकि जिनका टेक फील्ड में इनके पास प्रोफिशिएंसी है, उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं। साथ में टी वर्क्स को भी यहां पर इन्वॉल्व किया जा रहा है टू डेवलप असम इनटू दिस। बट ये सिर्फ एक प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट नहीं है, इसके साथ साथ आप देखें, पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ज्यादा बैम्बू प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से इस पूरे के पूरे बैम्बू को किस तरह से बायोफ्यूल में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब बायोफ्यूल वही है जिसको आप एथेनॉल की फॉर्म में जानते हैं, क्योंकि बैम्बू जो है वो कोई फूड क्रॉप नहीं है, ये नॉन फूड क्रॉप है। इसको किस तरीके से बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी में डाला जा सकता है इतने मैसिव स्केल पर, इसमें जापान की इन्वेस्टमेंट पहले से चलती आ रही है, जिसमें और ज्यादा इजाफा किया गया। और तीसरी बात जो देखें, कि हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हुए बे ऑफ बंगाल के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, बहुत सारे हाईवेज हैं जिनके ऊपर जापान इन्वेस्ट कर रहा है, NH51, NH54। और अगर मैं ब्रिज की बात करूं तो धुबरी फुलबारी ब्रिज, जो कि असम को मेघालय से कनेक्ट करता है, इसमें जापान की भारी भरकम इन्वेस्टमेंट है। इन सभी रीजन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हुए अब जापान बांग्लादेश के थ्रू इसको बे ऑफ बंगाल का रास्ता दिखा रहा है कि किस तरीके से ये मुमकिन है। आप सोचेंगे कि बांग्लादेश के साथ तो भारत के संबंध कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे, स्पेशली जब हमारा खुद पड़ोसी मुल्क चाइना वहां पर हमारी डिफरेंट तरीके की एक इमेज बनाकर बैठा है, हमारे अगेंस्ट कर रहा है बांग्लादेश को। बट यहां पर आपको जानना जरूरी है कि बांग्लादेश का एक पोर्ट है मतरबारी पोर्ट, यहां पर जापान की अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लगी है। और ये इस बात के लिए जापान ने बांग्लादेश सरकार से बात कर रखी है कि मुझे इसको डायरेक्टली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के साथ कनेक्ट करना है, जिसको लेकर कनेक्टिविटी इश्यूज तो हम फेस करते हैं, खासकर जब हम चिकन स्नैक की बात करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एहसान है या मानिए भाईचारा है जापान का कि वो हमें डायरेक्टली बांग्लादेश के पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करा रहे हैं, जिसके लिए कनेक्टिविटीज पहले भी हैं, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं है, बट और ज्यादा आपको पाथवेज मिलेंगे और ज्यादा रास्ते मिलेंगे। तो ये भारत के लिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब यहां पर देखें, जो हम चिकन स्नैक की बात करते हैं, बहुत ही पतला, लगभग 22 किलोमीटर ये विड्थ का रास्ता है, जिसको लेकर कुछ भी हलचल हो जाती है, स्पेशली तिब्बत से लेकर, तो रास्ता ब्लॉक होने के लिए
पूरी भारत खासकर दिल्ली भी चिंतित रहती है। अब इसमें हमें कनेक्टिविटी मिल जाएगी अगर पोर्ट के थ्रू हम ईस्टर्न इंडिया के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहां पर मतरबारी पोर्ट को आप जरूर मार्क करें, क्योंकि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में ये भारी मात्रा में आपको यूजफुल रहेगा कि कहां का पोर्ट है, बांग्लादेश का है, और ये भारत के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं इसको। और यहां पर डिफरेंट जितने रिवर ब्रिजेस हैं, खासकर मैंने धुबरी फुलबारी ब्रिज की बात की, इन सब में जापान की इन्वेस्टमेंट लगी है। अब ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमें नॉर्थ ईस्ट की जो पहाड़ियां हैं, जो वादियां हैं, वहां से हम कुछ मिनरल्स निकाल रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल्स निकाल रहे हैं, या वहां की जो नदियां हैं वहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके लिए जापान त्रिपुरा में, मिजोरम में काम भी कर रहा है। तो एक तो वो काम है, मिनरल्स को निकाला, वहां पर प्रोसेसिंग फैसिलिटी, इंडस्ट्री सेटअप करना। जापान के पास टेक्नोलॉजी है, जापान के पास फ्यूचर बिल्डिंग एआई है, जिसको यहां पर लेकर आकर यहाँ के रिसोर्सेज, यहाँ के मैन पावर और लैंड को यूज करके इस प्रोसेसिंग फैसिलिटी को खड़ा किया जा सकता है। फिर जब सामान बनेगा, चीजें बनेंगी, उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। उसमें जो रिवर कनेक्टिविटी है, खासकर मैं जब इनलैंड वाटरवेज की बात करूंगा, वहां पर इन्वेस्टमेंट और मॉडर्नाइज जो सी बोट्स मिलेंगी आपको, वो जापान की टेक्नोलॉजी आपको देगी। और इन सबको कनेक्ट करते हुए कैसे हम बे ऑफ बंगाल में आ जाएंगे, जहां पर बांग्लादेश के साथ जापान की ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट चल रही है। तो इट्स अ विन विन थिंग, स्पेशली फॉर द होल रीजन। अब जापान की जो विजन है, वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को लेकर, बांग्लादेश को भी वो इसी जो ये पूरी जो माला है, इसी मोती में वो जोड़ रहा है इसको। अब यहां पर देखिए, इसके अलावा जो इंटरनेट सी केबल्स हैं, किस तरीके से वो इंडो पैसिफिक से नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचानी है, इसके लिए भी जापान काम कर रहा है। तो आप तो देखेंगे, मतलब ये तो भारी भरकम एक मतलब मसीहे की रूप में जापान उभर कर आ रहा है, स्पेशली फॉर द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो कि बिल्कुल सही है। अब ये तो बात हुई इन्वेस्टमेंट्स की। अब जो पीपल टू पीपल टाइज की बात की थी, उसके लिए नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे लोगों को जापान बुलाकर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल्स दिए जाते हैं, स्पेशली अंडर द प्रोजेक्ट्स ऑफ आइरिस एंड निहोंगो। इन प्रोजेक्ट्स के अंडर उनको बुलाया जाता है, इन पार्टनर्स के थ्रू उनको वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, और जापान से भी लोग यहां पर विजिट करते हैं। अब ये जो सारी जो गतिविधियां हैं, जो सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनके लिए एफर्ट्स लगेंगे, पैसा लगेगा, बट इतनी ज्यादा मेहरबानी क्यों? क्योंकि एक दुश्मन है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। भारत और जापान तो पहले से ही दोस्त हैं। तो यहां पर चाइना को जब हम देखते हैं, तिब्बत के थ्रू वो बांग्लादेश, म्यांमार और आगे अगर हम चल जाएं, साउथ एशिया में बहुत सारी कंट्रीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट करके भारत को घेर रहा है। अब इस बात से जापान भी आगाह है। साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना ने अवैध तरीके से कब्जा भी कर रखा है, जबकि जापान कहता है वी वांट ओपन, एक्सक्लूसिव एंड फ्री इंडो पैसिफिक रीजन। तो इसका एक तरीका दिखता है कि दोस्त को बोला जाए कि जिस रीजन से हमें पुरानी नाते हैं, वहां के लोग हमारे लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, उसको और उजागर किया जाए, और चाइना को एक मैसेज पहुंचा दिया जाए कि भाई तो जिसकी तरफ आंख रख रहा है ना, अब वो एक स्ट्रॉन्ग रीजन बनकर निकल के आएगा, जो तुझसे लड़ने के लिए इंडिपेंडेंटली तैयार होगा, उसके पास इकोनॉमी होगी, उसके पास फोर्स होगी, उसके पास कनेक्टिविटी होगी, तो उसको घेराव नहीं कर पाएगा। यही जापान की विजन है, जो भारत की नीति के साथ मेल खा रही है। अब अगर हम यहां पर देखें, जैसे कि आपको पता होगा, हाल फिलहाल में चाइनीज फर्म्स को भी काफी हद तक भारत में इन्वेस्टमेंट करना वापस अलाउ कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में अगर हम जापान की इन्वेस्टमेंट देखें या जापान का रुख देखें, वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। वो पीपल्स डेमोक्रेसी में बिलीव करता आया है, जबकि चाइना में बिल्कुल उलट है, दैट इज अ स्टेट पावर, और कोई ट्रांसपेरेंसी में बिलीव नहीं करते। और इतना जरूर है कि जापान के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं कि इनके जो मोटिव रहेंगे इंडिया को लेकर, वो कंप्लीटली कम्युनिकेटिव रहेंगे, हमें बता देंगे वो क्या चाहते हैं, जबकि चाइना के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। और इस बात को लेकर अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड का जो ट्राइलेटरल हाईवे चल रहा है, कितने साल हो गए अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है, क्योंकि चाइना इस बात को कभी भी कंप्लीट होने नहीं देगा। मैंने एक सेशन में, आपको पता होगा, म्यांमार की पूरी जो कंट्री की प्रॉब्लम चल रही है उसको डिस्कस किया था, और ये समझाया था कि चाइना कभी नहीं चाहेगा कि म्यांमार के थ्रू इंडिया की कनेक्टिविटी थाईलैंड तक पहुंचे। अब इस संदर्भ में जापान काम कर रहा है। जापान म्यांमार के उन रीजन्स जिसके लिए वो डेवलपमेंट उस देश को दे सकता है, उसके थ्रू इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड की कनेक्टिविटी के ऊपर काम कर रहा है, जबकि चाइना इसके उलट काम कर रहा है। तो ये दोनों जो एक टग ऑफ वॉर है, उससे फायदा इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को जरूर पहुंचेगा।
अब इसमें देखें कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आज तक भारत ने काफी एफर्ट्स किए हैं, इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, बट वहां की डिफिकल्ट ज्योग्राफी, टोपोग्राफी और खासकर बहुत सारे वहां पर सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं जो अपनी डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स को लेकर वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी को आगे बढ़ने नहीं देते बहुत बार। अब इस संदर्भ में अगर एक बड़ा प्लेयर, खासकर ऐसा प्लेयर जिसके पुराने नाते रहे हैं उस रीजन से, उससे रिलेट कर सकते हैं लोग, अगर वो वहां पर इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो भारत के लिए एक गो टू ग्रीन सिग्नल है कि आप अब इसको फॉलो करें। उनके जो इन्वेस्टमेंट्स में जो भी गैप है भारत सरकार उसको पूरा करे, ये जरूरी है, क्योंकि हमें जापानीज मॉडल में ट्रस्ट मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी मिलेगी और हमें लॉन्ग टर्म कनेक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी मिलेगी। ओनरशिप भारत को पकड़ाएंगे, को ओनरशिप का आपके पास मौका मिलेगा। जबकि अगर हम यही चीजें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना से आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो कंप्लीटली इकोनॉमीज को कैप्चर करके उनको बंदी बनाकर नियो कॉलोनियल वर्ल्ड में किस तरीके से इकोनॉमिक डिपेंडेंसी क्रिएट कर देते हैं। तो डेफिनेटली हमें इसको नहीं, हमें इसी की तरफ चलना चाहिए, जो कि हो भी रहा है। और इस तरीके से हम नॉर्थ ईस्ट को एंड ऑफ इंडिया से जापान इंडिया का ब्रिज जो बन रहा है, जिसको पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक से होकर निकल रहा है, वो बनने की हाल फिलहाल में शुरू हो चुका है, जिसको लेकर जापान की भारी भरकम इन्वेस्टमेंट है। और यही जो चीजें हैं, ये 3 पिलर्स जो मैंने आपको पहले बताया, रिगार्डिंग द कल्चर, रिगार्डिंग द इकोनॉमिक कनेक्टिविटी एंड थर्डली दैट इज योर पीपल टू पीपल टाइज, इसको लेकर जापान और भारत के बीच में ऑपरेशन किजुना की शुरुआत हो चुकी है फरवरी 2026 में। और यही 21वीं सदी, जो कि देखिए जितने भी आपको प्रॉस्परस नेशंस मिलेंगे जहां पर आपको लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी मिलेगी, वो फ्री, ट्रांसपेरेंसी और ओपन इंफॉर्मेशन से ही आती है। सो दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर इंडिया एंड दिस इज हाईली वेलकम, स्पेशली फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और जरूर बताइएगा कि आपको जापान की इस इन्वेस्टमेंट से भारत के ऊपर आते हुए प्रभाव का आपको क्या व्यू पॉइंट दिखता है, कि किस तरीके से आप इस इन्वेस्टमेंट को, ऑपरेशन किजुना को देखते हैं, स्पेशली जब हम अपनी ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड जापान की तरफ देख रहे हैं। ऐसे जो अपडेट्स होते हैं, स्पेशली आपके जनरल स्टडीज एस्पेक्ट को लेकर, वो मैं आपके सामने लेकर आता हूं। इनकी पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए, किसी भी क्वेश्चन के आपको सोल्यूशन जानना है, आंसर जानने में दिक्कत हो रही है, प्रिपरेशन कर रहे हो, किस एग्जाम के लिए आगे बढ़ना चाहिए, किस स्ट्रेटेजी से बढ़ना चाहिए, कुछ भी आप पूछ सकते हैं कि AI RNZ टेलीग्राम ID पर। थैंक यू एवरीवन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।